नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जीन पियाजे का सिद्धांत और उसका पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। इनके बारे में हमने बातें पढ़ी थी। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, लॉरेंट, ल्यूसिन और जैकलिन पर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इन्होंने बालकों को नन्हे वैज्ञानिक कहा है। इनकी 15 पुस्तकें थी, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। और हमने पढ़ा था कि संज्ञानात्मक विकास है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, मात्रात्मक रूप से नहीं। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे तो सेकंड पार्ट है। इसके बाद हमने पढ़ा था अनुकूलन की 2 चरण बताए थे, समावेशन और समायोजन, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। आज जो पढ़ने वाले हैं वो है इनकी कुछ अवधारणाएं और उसके बाद जो 4 अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि इनकी कुछ जो अवधारणाएं दी हैं इन्होंने, उन अवधारणाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो नोट्स है, इन नोट्स में आरबीसी बुक्स, एनसीईआरटी बुक, अवनी पब्लिकेशन की धीरे सिंह दाबा वाली बुक, अशोक पारिक सर की चयन प्रकाशन से बुक, वन्ना जादौर मैम की बुक, आर के वैष्णव सर के बुक और यूनिवर्सिटी की जितनी भी किताबें चलती है, यूनिवर्सिटी की जैसे हल्द्वानी की एक यूनिवर्सिटी किताब चलती है, उसमें से मतलब जितने भी फैक्ट है सभी को शामिल करने की कोशिश की गई है। और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी पर्सन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इनकी जो कुछ अवधारणा है उनमें पहले अवधारणा है मानसिक संगठन। इन्होंने पहले अवधारणा क्या दिया है? मानसिक संगठन, जिसे हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना भी कह सकते हैं, मानसिक संगठन भी कह सकते हैं। बालक की मानसिक क्षमताओं या संज्ञानात्मक संरचना के सेट को मानसिक संगठन कहा गया। बालक की जो मानसिक क्षमताएं हैं, मतलब मानसिक क्षमता में कौन कौन सी तर्क करने की क्षमता है, चिंतन करने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, ये सब जो क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं या जो संज्ञानात्मक संरचना है, इसके सेट को क्या कहा गया है? मानसिक संगठन, कोग्निटिव स्ट्रक्चर। दूसरी अवधारणा है मानसिक संक्रिया, मेंटल ऑपरेशंस। बालक बालिकाओं के द्वारा समस्या के समाधान की प्रक्रिया, जिसमें चिंतन, तर्क आदि होते हैं, मानसिक संक्रिया कहलाते हैं। देखो, चिंतन तर्क करने की जो क्षमता है वो तो मानसिक संगठन है, लेकिन मानसिक संक्रिया क्या है? दिमाग में हम कोई भी चीज़ को सोचते समय चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, कोई भी कार्य करते समय हम चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं। ये चीज़ें क्या है? कल्पना करते हैं। ये चीज़ें क्या है? ये मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल ऑपरेशंस है। हम दिमाग में ऑपरेशंस करते हैं, चिंतन के माध्यम से हम वस्तुओं का या विचारों का जोड़ तोड़ करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? मानसिक संक्रिया कहलाती है, मेंटल ऑपरेशन कहलाती है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया अवधारणा आती है और जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वो है स्कीमा। क्या है? स्कीमा। स्कीमा के बारे में बताया था इन्होंने, क्योंकि ये बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और स्कीमा एक बायोलॉजी की टर्म है। मैंने अभी बताया था पीछे कि ये बायोलॉजी के प्रोफेसर थे और स्कीमा बायोलॉजी का एक शब्द है जिसका मतलब क्या होता है। और आज तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में इसका अलग अलग, मतलब कोई एक परिभाषा नहीं है इसकी फिक्स, सब की बार अलग अलग, आपको बस केवल समझना है इसको। बाकी हर एग्जाम में मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8 मैंने जो परिभाषाएं लिखी है इसकी, ये 8 परीक्षा एग्जाम में आई हुई है। 8 एग्जाम में ये परीक्षाएं बार बार घूम के रिपीट हो रही है। हर बार अलग अलग एग्जाम से अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो देखो, स्कीमा है क्या? नॉर्मल सी बात है, स्कीमा क्या है? एक आएगा स्कीम्स, एक आएगा स्कीमा, तो ध्यान में रखना अलग अलग दोनों। स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। पहली परिभाषा आती है कि मान लो ऐसी कोई मानसिक संरचना है, हमारे दिमाग में ऐसी कोई संरचना है जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? सामान्यीकरण का मतलब होता है, मतलब आपको एक परिस्थिति में यूज कर लिया तो उसको दूसरी परिस्थिति में यूज कर सकते हो, ये होता है सामान्यीकरण। सामान्य भाषा में बात करूँ तो ये सूचनाओं का संगठित संरचना है, मतलब पैकेट्स ऑफ नॉलेज है। हमारे दिमाग में नॉलेज है, जो सूचनाएं हैं जिसमें जो फैक्ट है और है चीज़ें, वो उससे भरा हुआ कोई नॉलेज पैकेट है। सूचनाओं का क्या है? पैकेट है, ज्ञान के पैकेट है। वो क्या है? स्कीमा है, जिसका हम बार बार यूज करते हैं। वो ज्ञान के पैकेट ही क्या है? मतलब आपको, आपके दिमाग में बहुत सी सूचनाएं हैं। आपको मान लो कोई, आप रीट की तैयारी करें तो इससे संबंधित आपके बारे में दिमाग में बहुत सूचना है कि रीट के सिलेबस क्या है और क्या है, किस प्रकार आपको पढ़ना है, पिछली रीट में आपने किस प्रकार तैयारी की थी, ये सभी सूचनाएं आपके दिमाग में है। तो ये क्या है? स्कीमा तो बनी हुई है दिमाग में पहले से, मतलब स्कीमा है दिमाग में, रीट के बारे में ये सूचनाएं है।
इन सूचनाओं के माध्यम से आप कार्य करते हैं। आपको हर चीज़ मतलब सूचनाएं इकट्ठी हुई है, पूरी चीज़ मतलब एक रीड का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में पूरी सूचना आ जाएगी। इसी प्रकार मान लो एक मैं आपका नाम ले लूँ, एक कुत्ता नाम लेता हूं, तो कुत्ते के बारे में आपके पास जितनी भी सूचनाएं हैं वो स्कीमा में इकट्ठित है और इन सूचनाएं आपके दिमाग में घूमने लग जाएगी। अगर एक का नाम आप सोचने लग जाएंगे कि कुत्ता के 4 पैर होते हैं, कुत्ता इस प्रकार होता है, ये एक सर्वहारी जंतु है, ये सब सूचनाएं आपके दिमाग में आ जाएगी। क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं आपके दिमाग में, ये सूचनाओं का पैकेट है, वो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा स्कीमा क्या है, और इसकी अलग अलग परिभाषाएं, ये परिभाषाएं भी आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार की स्कीमा के अलग अलग परिभाषा आ सकती है परीक्षा में। तो देखो, मानसिकता का ज्ञानात्मक पैकेट, मेन चीज़ क्या है आपको ध्यान में रखना है, सूचनाओं का जो पैकेट है वो स्कीमा है, और जिसका हम यूज करते हैं बार बार। किसी भी मान लो आपको कुत्ते का एक्सप्लेनेशन करना है, तो आपके दिमाग में जो सूचना है उसी के आधार पर आप एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लो एक आपको अभी लेटेस्ट बताऊं, रूस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चला है उसके बारे में आपके पास दिमाग में जितनी भी सूचना है, अब कौन कैसा है, रूस कैसा है, यूक्रेन कैसा है, उसका कौन प्रधानमंत्री है, दोनों का किस प्रकार युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे गए, ये सब सूचना है आपके दिमाग में। अब आपको कोई इसकी एक्सप्लेन करो या व्याख्या करो, तो आप किसके आधार पर व्याख्या करो? स्कीमा के आधार पर व्याख्या करो। इसकी स्कीमा बनी हुई है आपके दिमाग में, और इस स्कीमा के आधार पर ही आप व्याख्या करोगे। तो देखो, मानसिकता का ज्ञानात्मक पैकेट क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाती है। किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बालकों की मानसिक संरचना का व्यवहारगत परिवर्तन स्कीमा है। मतलब कोई निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करना है, इसके लिए बालकों की जो मानसिक संरचना है उसका जो व्यवहारगत परिवर्तन है, मतलब वही सूचनाएं हैं, मानसिक संरचना का जो व्यवहारगत परिवर्तन है स्कीमा है। एक एग्जाम 2012 में पूछा गया था रीट में कि लंबे समय की याददाश्त में सूचनाएं एकत्रित होना, 2012 नहीं 2018 में पूछा गया था कि लंबे समय की याददाश्त में सूचनाएं एकत्रित होना क्या कहलाती है? स्कीमा। मतलब लंबे समय से आप छोटे थे, मैंने अभी कल बताया था आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आप छोटे थे तो आपके बारे में बिल्ली के बारे में 2 सूचनाएं थी आपके पास या 3 सूचनाएं थी। अब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे सूचनाएं ऐड होती थी। आपने मान लो चैप्टर पढ़ा, विज्ञान का चैप्टर पढ़ा, शाकाहारी मांसाहारी सर्वहारी पढ़ा, तो आपको उस जंतु के बारे में ये भी पता चल गया कि ये शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वहारी, एक सूचनाएं और ऐड होगी। तो मैं एक मैंने बताया था कल समायोजन कर लेते हैं, उसमें नई नई सूचनाएं हम जोड़ते रहते हैं स्कीमा में और नई स्कीमा बना लेते हैं। तो ये क्या है? लंबे समय की याददाश्त में, मतलब बहुत लंबे समय के बाद सूचनाएं जो एकत्रित हो जाती है वो क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। ये भी पूछा हुआ है। बालकों के पूर्व अनुमानों की संगठनात्मक संरचना, बालक पहले से अनुमान कर रहा है, पूर्व अनुमान, तो उसकी संगठनात्मक संरचना भी क्या स्कीमा कहलाती है। बालक की संज्ञानात्मक योग्यता व संभाव्य क्षमता, बालक की जो संज्ञानात्मक योग्यता है मतलब दिमाग में जो योग्यता है और जो संभाव्य क्षमता है वो क्या है? स्कीमा है। क्रिया के समांतर चलने वाली क्रिया, ये भी रीट में पूछी गई है। क्रिया के समानांतर चलने वाली जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। तो ये आपको सभी बातें ध्यान में रखना है। मैं समझता हूँ स्कीमा आपकी समझ आ गया होगा। इसकी का मतलब सीधा सा है कि सूचनाओं का जो पैकेट है और कोई भी कार्य करते हैं उस समय हम सूचनाओं का उनका उपयोग करते हैं, उन स्कीमा का उपयोग करते हैं, और ये स्कीमा लंबे समय के बाद बनती है, धीरे 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 ऐड होती जाती है, और एक किसी भी जो कोई भी है उसके बारे में एक स्कीमा बन जाती है, और ये कहलाती है स्कीमा, सूचनाओं का पैकेट। दूसरा आता है स्कीम्स। विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं स्कीमा और स्कीम्स में कि स्कीमा और स्कीम्स अलग अलग है। आपको ध्यान में रखना है स्कीमा अलग है, स्कीम्स अलग है, या स्कीम्स कर लो या स्कीम भी बोल सकते हैं, लेकिन स्कीमा और स्कीम्स अलग अलग है। देखो वहाँ तो क्या था? सूचनाओं का पैकेट था, लेकिन यहाँ व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। मतलब कोई हम व्यवहार किस प्रकार करते हैं इसका जो संगठित पैटर्न है, पहले से निर्धारित जो पैटर्न है वो क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है, और जिसको आसानी से दोहराया जा सकता है। मतलब आप बचपन से टाई बांधना सीख रहे हैं, तो ये क्या है? ये स्कीम्स है, ये है तो दिमाग में आपके, लेकिन ये क्या है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न है। मतलब इस प्रकार व्यवहार ही आपका संगठित पैटर्न हो गया एक व्यवहार का, कि आपको टाई इस प्रकार बांधनी है। तो इसके लिए सूचनाएं आपको याद नहीं रखनी पड़ती, मतलब ये व्यवहार ही खुद ही क्या है? स्कीम्स है। तो ये व्यवहारों का जो संगठित पैटर्न है उसको आसानी से दोहराया जा सके, क्या कहलाता है? स्कीम्स कहलाता है। स्कीम्स मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्ति रूप है। मतलब जो दिमाग की जो संक्रिया मेंटल ऑपरेशन करते हैं, अब आपको टाई बांधनी है, मैं कहूँ टाई बांधनी है या जूते के फीते बांधने हैं, तो आप दिमाग में जो मानसिक संक्रिया होती है कि आपको टाई किस प्रकार बांधनी है, तो अब मैंने बताया कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, समस्या समाधान करते हैं। ये जो मानसिक संक्रिया है इसका अभिव्यक्ति रूप है, मतलब इसको अभिव्यक्ति दे दी आपने,
हाथों से आप बांधने लगे, तो ये क्या है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपको दिमाग की चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप एक व्यवहार का एक पैटर्न है जो आसानी से दोहराया जा सकता है। फिर बार बार आप ये प्रक्रिया करते हैं डेली रूटीन में, तो ये फिर एक आदत सी बन जाती है आपको, और आपको दिमाग में ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्या कहलाते हैं, स्कीम्स कहलाते हैं। जैसे किसी बालक द्वारा प्रतिदिन अपने स्कूल बैग को जमाना, जूते की फीते बांधना, मतलब ये फिक्स हो गए। इसके बाद आता है एनिमिज्म या जीववाद। एनिमिज्म या जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना और उनसे बातें करना। मतलब एक बार एक प्रश्न पूछा गया था, मुझे याद आ रहा है कि ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर देता है। निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण कर देता है, मतलब निर्जीव वस्तुओं को मनुष्य या मानव समझने लगता है। ऐसी कौन सी घटना है, तो एनिमिज्म या जीववाद। इसमें क्या, बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। वो है तो निर्जीव, लेकिन बालक उनको सजीव समझने लगता है और उनसे बातें करने लगता है। जैसे आज सूरज उदास है, तो ये एनिमिज्म की घटना है, जीववाद की घटना है। जैसे बालक कहता है कि आज तो सूरज उदास लग रहा है, तो इसका मतलब वो सूरज में जीवन देख रहा है, अपनी तरह जीवन देख रहा है, मानव समझ रहा है सूरज को। इसी प्रकार आपने देखा होगा, कोई बच्चा सड़क पर चल रहा है और सड़क पर गिर गया, तो गिरते ही वो कहेगा, रोने लगेगा, और उसके पापा या मम्मी जो भी पूछेंगे उसे कि आपको किसने मारा, तो कहे मुझे सड़क ने मारा। अब सड़क ने नहीं मारा, वो समझ रहा है कि सड़क ने मुझे मारा था, क्योंकि सड़क खुद मारने वाली है और ये एक जीव है। सड़क खुद क्या है, सजीव है, और ये मुझे मार रही है, तो कहेगा सड़क ने मारा। और मम्मी पापा की क्या करेंगे, सड़क के दो वापस मार देंगे कि ले सड़क के दो वापस मार देते हैं, तो वो राजी हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, ये एनिमिज्म है, जीववाद है। इंग्लिश में शब्द याद रखना, एनिमिज्म या जीववाद। क्या है, सजीव वस्तुओं को क्या निर्जीव समझ रहा है और उनसे बातें कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। उससे आप डेली जीवन में बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं, और आप इनको, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, आप इन चीज़ को यहाँ से पढ़ने के अलावा आप कुछ इन चीज़ों को नोटिस करें। बच्चों के साथ आप अगर रहते हैं तो आप इनको नोटिस करें, इन बातों को, कि क्या सच में ऐसा होता है। तो बिल्कुल होता है, सच में इस प्रकार ही होते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। इसके बाद आता है इगोसेंट्रिसिज्म या आत्मकेंद्रिता। इगोसेंट्रिसिज्म या आत्मकेंद्रिता, विश्व को अपने नज़रिए से देखना व स्वयं को महत्वपूर्ण मानना। इसमें बालक ये समझने लगता है कि जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ, मतलब पूरे विश्व को अपने नज़रिए से देख रहा है। मतलब अपनी नज़रिया है, जो अपना देखने का तरीका है, जो अपनी राय है, उसको ही महत्वपूर्ण मानता है, दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, या वह दूसरों को समझ नहीं पाता, वो खुद के नज़रिए से सोचता है, हर कार्य को खुद के नज़रिए से सोचता है। इगोसेंट्रिसिज्म, इस पर 3 प्रयोग भी किए गए थे, जो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे वस्तु मेरे साथ चलती है, अब बच्चा कहता है कि देखो ये वस्तु मेरे साथ चल। इसी प्रकार कहता है कि सूरज मेरे साथ चलता है, तो वो दौड़ेगा तो सूरज भी कह रहा है मेरे साथ साथ दौड़ रहा है, मतलब मैं दौड़ रहा हूँ इसलिए सूरज दौड़ रहा है। और कोई भी वस्तु मेरे साथ चल रही है, मैं चल रहा हूँ इसलिए वस्तु चल रही है, मतलब वो समझने लगता है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो इसको बोलते हैं इगोसेंट्रिज्म, मतलब दूसरे के नज़रिए को उसको तवज्जो नहीं देता, वो खुद के नज़रिए से ही देखता है और स्वयं को ही महत्वपूर्ण मानता है। तो ये क्या कहलाता है, इगोसेंट्रिज्म। इसके बाद एक अवधारणा आएगी संरक्षण, कंजर्वेशन। क्या आएगी, संरक्षण या कंजर्वेशन। वातावरण में परिवर्तन व स्थिरता को पहचाना, मतलब वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है और कौन कौन से तो परिवर्तन हो रहा है और कौन कौन से गुण है वो स्थिर रह रहे हैं, इनको पहचाना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। देखो, किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु में तत्वों में या मात्रा में परिवर्तन से अलग समझना। कोई वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन हो रहा है, किसी रंग में परिवर्तन हो रहा है या किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है, तो उसके जो तत्वों में या जो उसकी मात्रा है उसमें परिवर्तन से अलग समझना, ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है, एक बार प्रश्न पूछा गया था, द्रव्यमान, आयतन व संख्या क्षेत्र का ज्ञान है, ये संरक्षण के अंतर्गत आता है। मतलब बालक को द्रव्यमान का, आयतन का, संख्या क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है, मतलब वो रंग रूप से नहीं देखता उसको, संख्या क्षेत्र। जैसे मतलब आपको एक एग्जांपल दूँ मैं आपको इसको समझाने के लिए, जैसे ये मान लो कुछ गोलियाँ पड़ी है पास पास में, ये कुछ गोलियाँ पास पास में, अगर इन्हीं गोलियों को मैं इस प्रकार रख दूँ दूर दूर, यही 6 गोलियाँ यहाँ है, 6 गोलियाँ यहाँ पे, ऊपर भी 6 गोलियाँ, नीचे भी 6 गोलियाँ। आपको अगर बच्चे को आप पूछेंगे कि संरक्षण में की अवधारणा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर बच्चों को पूछेंगे कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, तो वो बचेगा नीचे वाली ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसके रंग रूप को देख रहा है, मतलब लंबाई को देख रहा है, केवल इनको देख रहा है
वो इनकी संख्या को ध्यान में नहीं रख रहा, उसको संख्या को नहीं बोल रहा है वो कि यही नहीं 6 है, इसको पास पास रखेंगे, दूर रखेंगे, इन पे अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये क्या हो गया, संरक्षण क्या होता है। इसी प्रकार देखो एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छी फैक्ट लाइन दी हुई है और मुझे लगता है कि ये लाइन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाएगी। अभी तक नहीं पूछी गई लेकिन कहीं ना कहीं पूछी जाएगी और बहुत से विद्यार्थी इस लाइन को देखकर बाहर हो जाएंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्थायित्व की संरक्षण की जो परिभाषा लिखी है उसमें लिखा गया है कि बाह्य परिवर्तनों के बावजूद, मतलब बाह्य परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद स्थितियों और वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व या अपरिवर्तनीयता का जो विश्वास है वो क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। मतलब बाह्य परिवर्तन हो रहा है उसके बावजूद स्थितियां या वस्तु है उसके कुछ गुणों में स्थायित्व है, मतलब बाह्य परिवर्तन हो रहा है लेकिन वस्तुओं के कुछ गुणों में स्थायित्व है या कुछ गुणों में अपरिवर्तनीयता है, उसका जो विश्वास है ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी गई है और जो शब्दावली एनसीईआरटी की उसमें कहा गया है इसको। 2 प्रश्न है कि बालक द्वारा किसी वस्तु को उठाकर मुंह में रख लेना किसका उदाहरण है। तो मैंने कल बताया था, शायद आपको सिमुलेशन में बताया था, आत्मीकरण, समायोजन, संविधारण, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर है आत्मीकरण। मतलब बालक आत्मसात कर लेता है उसको कि यह वस्तु को खाने की है, परिचित क्रिया के द्वारा आत्मसात कर लेता है, तो इसको बोलते हैं आत्मीकरण। एक बालक कुत्ते को जानता है परंतु एक बिल्ली को देखकर जब वह अपने मानसिक संपत्ति में परिवर्तन कर बिल्ली की कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करता है, तो यह उदाहरण किसका है। देखो एक बालक कुत्ते को जानता है लेकिन जब बिल्ली को देखता है तो अपनी मानसिक संपत्ति में परिवर्तन करता है, मतलब मानसिक संपत्ति में चेंज करता है, एडजस्टमेंट करता है और कुछ अलग विशेषताओं पर गौर करा है, उसकी अलग विशेषताओं पर गौर करा है, तो यह कहलाता है समायोजन। क्या कहलाता है, एकोमोडेशन। मैं कल बताया था, वही उदाहरण दिया था मैंने घोड़े वाला, और वो घोड़े वाले उसमें नई स्कीमा बना रहा है, वो कह रहा है कुब्बड़ वाला घोड़ा, मतलब कुछ अलग विशेषताओं पर गौर कर रहा है, कुब्बड़ पर गौर कर रहा है, तो वो क्या गया, एकोमोडेशन, समायोजन। इसके अलावा एक आपको ये भी ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने एक गतिवर्धन शब्द का भी उल्लेख किया। कहीं कहीं छोटी छोटी एग्जाम से पूछी जा सकता है कि जीन पियाजे ने गतिवर्धन शब्द का प्रयोग किया है। एक गतिवर्धन शब्द का प्रयोग उसमें भी पढ़ोगे आप, जो व्यक्तित्व आएगा उस चैप्टर में भी एक गतिवर्धन शब्द पढ़ोगे आप। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, जीन पियाजे ने गतिवर्धन शब्द का उल्लेख किया है। उत्तरोत्तर अनियमित रूप से विकास होता है, इन्होंने मैंने बताया था अनियमित रूप से या असतत रूप से, वो लगातार चलता है और अनियमित रूप से चलता है, इसका कोई इन्होंने गतिवर्धन शब्द कहा है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब आती है संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं 4, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन सी अवस्था का क्या नाम है, पहले हम चारों अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक अवस्था का पोस्टमार्टम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली अवस्था आती है संवेदीगामक अवस्था। ये नाम याद रखना आप, क्योंकि मैंने इतनी एग्जाम देखी है जिन एग्जाम्स में केवल नाम ही पूछे जाते हैं, कौन सी अवस्था जीन पियाजे की है कौन सी नहीं है, और जीन पियाजे और कोलबर्ग की अवस्थाओं में से ऑप्शन उठाए जाते हैं। 3 जीन पियाजे की उठा ली, 1 कोलबर्ग की उठा ली, कौन सी नहीं है, 3 कोलबर्ग की उठा ली, 1 जीन पियाजे की उठा ली, कौन सी है, मतलब सामान्य प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इनमें अवस्थाओं से लेकर। तो संवेदीगामक अवस्था पहली है, संवेदीगामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज। ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, इसका नाम है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था। इंद्रियानुभूत अवस्था, इंद्रियानुभूत अवस्था, ये इंद्रिया है, ये है यहाँ पे इंद्रियानुभूत अवस्था, यह चलती है 0 से 2 वर्ष तक। संवेदीगामक अवस्था, ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था, इंद्रियानुभूत अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, अतार्किक चिंतन की अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, सिंबॉलिक स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये इसका नाम। देखो आपको एक मेन याद नाम रखना है, सेंसरी मोटर स्टेज याद रखना है। इसके बाद में आप अंदर डिटेल से पढ़ेंगे तो प्रतीकात्मक अवस्था वगैरह का पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस प्रचलनात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, और वैचारिक क्रिया की अवस्था भी सिखा गया है, लेकिन वैचारिक क्रिया अवस्था हम बाद में पढ़ लेंगे, अंदर पढ़ेंगे इसके, ये इसके नाम बना दिए गए हैं बाद में, क्योंकि वैचारिक क्रिया इसमें आती है मूर्त संक्रियात्मक, इसलिए वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा गया ऐसे। तो आपको ध्यान में रखना मूर्त संक्रियात्मक, ठोस प्रचलनात्मक या वैचारिक क्रिया की अवस्था, इसे बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कॉन्क्रीट का मतलब ठोस या मूर्त। 7 से 11 अवस्था चलती है ये अवस्था। और इसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है। ये 11 से 15 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 11 से 15 वर्ष तक।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब स्टेप ये हो गई आपकी 4 अवस्थाएं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे संवेदी कामक अवस्था, और ये संवेदी कामक अवस्था वाला जो आगे का है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो थोड़ा सा समझाने के चक्कर में बड़े हो जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में संवेदी कामक अवस्था।